वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है। खास पेशकश हमारी जिसमें आईपीओ से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां हम कोशिश करते हैं कि आप तक हम मुहैया कराएं ताकि आप एक 360 डिग्री व्यू लेते हुए अपनी रणनीति को प्लान कर सकें। आज आपको बता दें कि एक आईपीओ खुला हुआ है, एक आईपीओ जो है वो कल से खुलेगा, इस पर बातचीत करेंगे। और आज हमारे साथ ई पैक की मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ चुकी है और हर रोज़ की तरह शौर्य भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो कार्यक्रम का जो है वो आगाज़ करते हैं और सबसे पहले ज़रा मैनेजमेंट को दिखा दीजिए एक बार स्क्रीन पर कि मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ चुकी है, शौर्य भी जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है सर। अजय जी और आप हमारे दोनों मेहमानों का आपसे चर्चा हम शुरू करें उससे पहले ज़रा आपकी कंपनी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ज़रा हमारे सहयोगी शौर्य लेकर के आए हैं ताकि हमारे दर्शक आपकी कंपनी से परिचित हो सकें। फिर सवाल जवाब शुरू करते हैं। शौर्य जी चलिए, अगर शुरू करें तो जो कंपनी आज खुली है उसका नाम है ई पैक ड्यूरेबल। आईपीओ आज 19 जनवरी को खुला है और 23 जनवरी तक खुला रहेगा। इसका प्राइस बैंड है 218 से लेकर 230 रुपये का। आईपीओ से जैसे 60 करोड़ रुपये जुटा रहे हैं, अच्छी बात है। 400 करोड़ रुपये इसमें फ्रेश इशू है, बाकी है ऑफर फॉर सेल। और आज 12:30 बजे तक के 33% भर गया था और कंपनी को अभी 34 रुपीज़ का जीएमपी मिल रहा है। कंपनी आरएसी और इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स बनाने की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है और इसका एक डोमिनेंट मार्केट शेयर भी है। एक डोमिनेंट मार्केट शेयर भी है। एक बार जरा ग्रे मार्केट प्रीमियम फिर से बता दीजिए हमारे। जी, ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 34 रुपीज़ का पर शेयर में। ठीक है, 34 रुपये का इस समय ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है। सर अजय जी आपसे शुरुआत करना चाहेंगे और सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आगे चल करके किस तरह की विस्तार योजना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार जो एसी कंपोनेंट्स की बिक्री है उसमें काफ़ी अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। तो भविष्य में ग्रोथ किस तरीके से देख रहे हैं आप? जी नमस्कार और धन्यवाद आपके शो में बुलाने के लिए। तो मैं थोड़ा सा जल्दी से आपको ईपैक ड्यूरेबल के बारे में बता देता हूं ताकि हम फिर विस्तार से बाकी चर्चा कर लें। ईपैक ड्यूरेबल जो कंपनी है वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स अप्लायंसेस बनाती है, खास करके एयर कंडीशनर्स और स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेस जैसे आपका मिक्सर, जूसर, इंडक्शन कुकर, बॉटल वाटर डिस्पेंसर। तो ये सारे को हम एज एन ओडीएम बनाते हैं, जिसका मतलब हम डिज़ाइन लेड मैन्युफैक्चरर। हम पहले डिज़ाइन करते हैं, फिर प्रोडक्ट के पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फिर पूरा प्रोडक्ट बनाते हैं। और इंडिया के जो टॉप 10 ब्रांड्स हैं उसमें से लगभग एसी के 7 ब्रांड्स को हम सप्लाई करते हैं। और वैसे जो स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेस इंडिया के जो टॉप 10 ब्रांड्स हैं उनको सभी को सप्लाई करते हैं। बहुत नेशनल मल्टीनेशनल जितने भी ब्रांड्स हैं हम सबके लिए पूरा का पूरा फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं। इसके लिए हमारे पास 3 फैसिलिटीज़ हैं मैन्युफैक्चरिंग की। पहली फैसिलिटी हमारी देहरादून में है, जो हमने 2003 में स्टार्ट करी थी। सो हम अपने साथ मोर देन 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है हमारे पास प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। दूसरी फैसिलिटी हमने स्टार्ट करी थी 2021-22 में भिवाड़ी में, राजस्थान सेंट्रल इंडिया में। और अब तीसरी फैसिलिटी हमने जस्ट रिसेंटली स्टार्ट करी है दिसंबर 2023 में, वो है श्री सिटी आंध्र प्रदेश में, बिल्कुल चेन्नई के पास में। तो पैन इंडिया प्रेजेंस है हमारा। और एसी में अगर हम खास करके बात करें तो हमारा डोमिनेट मार्केट शेयर 24% का मार्केट शेयर है, क्योंकि इंडिया में एयर कंडीशंस जो है वो लगभग 35 से 40% एसी आउटसोर्स होते हैं। यानी कि ब्रांड्स की बहुत सारी फैक्ट्रीज है, लेकिन उसके अलावा भी 35% के आसपास एसी जो है ब्रांड्स बाहर से ओईएम मोडियम से खरीदती है, जिसमें ईपैक का मार्केट शेयर 24% है। हमारी कैपेसिटीज और उसकी आपने बात करी थी, तो कैपेसिटी में हमारे पास लगभग 24.5 लाख की कैपेसिटी थी पिछले साल। और इस साल दिसंबर में जो हमने नया प्लांट स्टार्ट करा है उससे हमारी कैपेसिटी 50% बढ़ गई है, अब लगभग 37 लाख की कैपेसिटी हो गई है। तो कंपनी ने आने वाले एसी सीजन के लिए, क्योंकि एसी का सीजन जनवरी से स्टार्ट होता है, आने वाले एसी सीजन के लिए लगभग 50% की तैयारी कैपेसिटी बढ़ाकर और कर ली है। जी सॉरी ये सर, अगर आपके बात कर रहे हो तो आपके जो बड़े बड़े आपने बताया क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स, और आपका जो लॉन्ग टर्म रिलेशन है, 8 साल का एवरेज रिलेशन है, तो क्या आप उनके डिमांड्स के हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाते हैं या फिर आपके स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं जो आप सबको सेल करते हैं? और दूसरा ये आप ये इंश्योर कैसे करते हैं वो अपने आपके कंपेटिटर्स को स्विच ना करें और आपके साथ ही बने रहें? सो थैंक यू शौर्य। सी हर एक कंपनी की अपनी आइडेंटिटी होती है। तो हमारे जितने भी कस्टमर हैं, हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, हम हरदम उनकी आइडेंटिटी को दिमाग में रखकर बनाते हैं। और ये एक जॉइंट डेवलपमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोडक्ट सब कस्टमर्स को जा रहा है। हालांकि हम प्रोडक्ट जो बनाते हैं ये हमारी अपनी डिज़ाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन साथ में एक बहुत जबरदस्त रिलेशनशिप है हमारी उन ब्रांड्स के साथ। तो हम मिल के डेवलपमेंट करते हैं कि जब हम फाइनल प्रोडक्ट उनको ऑफर करते हैं तो उनके लिए हम कस्टमाइजेशंस करते हैं उस प्रोडक्ट में। तो हर एक कस्टमर के लिए अलग प्रोडक्ट होता है जो उनकी ब्रांड, उनकी प्लेसमेंट के हिसाब से डिजाइन होता है। और लेकिन उसका सारा कंट्रोल हमारे पास होता है कि प्रोडक्ट का आईपीआर हमारे पास है, मैन्युफैक्चरिंग हमारी, ये सारे पार्ट्स हमारे हैं। तो इस तरह से हमारी रिलेशनशिप होती है। और जैसा आपने राइटली कहा कि 8 साल से ज़्यादा की रिलेशनशिप हमारी एसी में मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स के साथ है। तो एक देखिए, एक एसी
या कोई भी प्रोडक्ट जब आप बाजार में खरीदते हो तो आप उस ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदते हो, उसके पीछे ईपैक कहाँ लगा हुआ है शायद आपको मालूम भी नहीं होगा, आपने कभी ध्यान भी नहीं दिया होगा। तो जो आपका कॉन्फिडेंस उस ब्रांड के लिए है, वही कॉन्फिडेंस उस ब्रांड का हमारे ऊपर है, इसीलिए हम उनके साथ 8 साल से लगातार काम कर रहे हैं। तो ये एक ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप है, और इस ट्रस्ट को जीतने के लिए जो कंसिस्टेंट डिलीवरी है, जो क्वालिटी है, वो हम लगातार आउट परफॉर्म करते आए हैं। इसीलिए हमने अपना मार्केट शेयर भी गेन करा है, और लगातार उनके साथ बिल्कुल चिपके में लगातार हम ग्रो कर रहे हैं अपने कस्टमर्स के साथ। जी बजरंग जी, आपसे अगला सवाल होगा और आपसे जानना चाहेंगे कि आपके आईपीओ से जो आप रकम जुटा रहे हैं उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो आंध्र प्रदेश की जो फैसिलिटी में जो है वो निवेश होने वाला है, तो ये कब तक ऑपरेशनल होगा और इसके क्या कुछ भविष्य में परिणाम देखने को मिलेंगे? देखिए, थैंक यू वेरी मच विपुल जी। देखिए, बात यह है कि जो अभी हमारा पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन्वेस्टमेंट हमने कर दी है, 3 जगह हैं, देहरादून, भिवाड़ी और श्री सिटी के अंदर, ये जो इन्वेस्टमेंट है, जो ऑलरेडी हमारे 2 प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी हुए, वो सारा हमने कैपेक्स में इन्वेस्ट किया। और जो अभी अजय जी ने कैपेसिटी बताई कि 3.6 मिलियन की हमारे पास कैपेसिटी हो गई, वो ऑलरेडी वो इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस हो गया हमारे पास। अब जब हम जो फ्रेश इशू कर रहे हैं 400 करोड़ रुपए का, उसमें से 230 करोड़ रुपए का हम नया फंड इन्फ्यूजन करेंगे बिजनेस के अंदर कैपेक्स को बढ़ाने के लिए। आज की बात में अभी जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारे प्रोजेक्शंस है FY25 तक की, वो उसको बीट करने के लिए मतलब सफिशिएंट है। लेकिन अभी जो हम नया इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो FY25 के बाद की जो हम ग्रोथ देख रहे हैं, और जिस तरह से एक हुमंगस ग्रोथ आ रही है एसी के ऊपर, अप्लायंसेस के ऊपर, हमको भी उसके हिसाब से फ्यूचर रेडी होना है। तो फ्यूचर रेडी होने के लिए हम लोग नया इन्वेस्टमेंट करेंगे, और हमारा बियॉन्ड FY25 हम वी विल टेक केयर ऑफ आवर न्यू रिक्वायरमेंट्स बियॉन्ड FY25, बिकॉज हमने देखा कि FY21 से पहले हमारे पास कैपेसिटी कम थी। जब कैपेसिटी कम थी तो बिजनेस भी उसी हिसाब से आ रहा था। जैसे हमने कैपेसिटी बिल्डअप की, हमारे पास बिजनेस भी ग्रो होना शुरू हो गया। इसीलिए हमारा 2 साल के अंदर जो रेवेन्यू ग्रोथ हुआ, अच्छा ग्रोथ हुआ। तो जैसे जैसे हमारे पास कैपेसिटी होगी और हमारी स्टिकीनेस कस्टमर के साथ में है, 8 साल 9 साल की एवरेज स्टिकीनेस है, वो जब होगी तो कस्टमर हमको सपोर्ट कर रहा है, कैपेसिटी हमारे पास होगी, रिलेशनशिप है और परफॉर्मेंस है, ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंस है, तो हमको उम्मीद है कि ये जो इन्वेस्टमेंट भी होगा, कैपेसिटी भी होगी और बिजनेस भी ग्रो होगा। चलिए सर, सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन रवि जी आप कुछ पूछना चाहेंगे क्या? नहीं, देखिए, मुझे तो ऐसा मैनेजमेंट जिस हिसाब से अभी बता रहे हैं उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर को भी मिल रहा होगा। बस सिर्फ एक चीज़ है कि जो इनकी एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर ग्रोथ के हिसाब से, तो कितनी % की ग्रोथ इन्फ्लेशन को लेकर के ये देख सकते हैं आगे आने वाले FY25 और 26 के लिए, जिससे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को यहाँ पर एक जो है वो बेटर आइडिया मिल पाए। जी अरुण जी, आपका जवाब मैं इस तरह से दूंगा कि हम जिस सेक्टर में हम उसकी ग्रोथ को पहले देख लेते हैं, ताकि मार्केट ग्रो होगा तब कंपनी ग्रो करेगी। तो एसी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी आज की डेट में मार्केट पेनिट्रेशन पर हाउस होल्ड 8% है, यानी कि 100 घरों में अगर देखें तो 100 घरों में मिला के 8 एसी लगे हुए हैं कुल जी, मोर देन 100 है। अगर इसी को हम बाकी के प्रोडक्ट्स इंडिया में ही कंपेयर करें, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी के साथ, तो वो 40-50% है, यानी कि 100 घरों में से 40 घरों के पास आज की डेट में फ्रिज है, या 60 घरों के पास आज की डेट में टीवी है। लेकिन एसी 100 घरों में से सिर्फ 8 एसी लगे हुए हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि 8 घरों में लगे हुए हैं, 100 घरों में मिला के कुल 8 एसी लगे हैं, जो कि एक आपको मालूम है कि अगर एक घर में एक एसी लगता है तो कल को आपको दूसरे कमरे में लगाना पड़ता है, फिर तीसरे कमरे में लगाना पड़ता है। तो जो हमारे सामने ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है वो बहुत जबरदस्त है। एसी जिसको पहले हम एक लग्जरी प्रोडक्ट समझते थे, आज नेसेसिटी बन गया है। पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है ईयर ऑन ईयर, हमारी एब्सोल्यूट इकोनॉमी 12% से ग्रो कर रही है। तो जो फोरकास्टेड ग्रोथ है फ्रॉस्ट एंड सिल्वियन के एसी के लिए, वो है कि 12% कम से कम एसी इंडस्ट्री नेक्स्ट आने वाले 5 सालों के लिए लगातार ग्रो करेगी। अगर 12% पे इंडस्ट्री ग्रो करती है तो एसी जो है डबल हो जाएगा। रिक्वायरमेंट जो है आज जो 8-8.5 मिलियन की रिक्वायरमेंट है, जो 85 लाख एसी आज इंडिया में बिकता है, वो 1 करोड़ 60 लाख हो जाएगा। डबल होगा अगले 5 से 6 सालों में। जब इंडस्ट्री डबल होगी तो रिक्वायरमेंट डबल होगी, यानी कि डबल कैपेसिटी चाहिए बनाने के लिए। इसलिए जो हम फंड रेज कर रहे हैं, जो कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। ऑन एट द सेम टाइम जो एसी की आउटसोर्सिंग है, आज की डेट में बहुत सारे ब्रांड्स की फैक्ट्रियां हैं, फिर भी ब्रांड्स 35% के आसपास लगभग आउटसोर्स करती है, यानी कि थर्ड पार्टी हमारे जैसे प्लेयर से बनवाती है। आने वाले टाइम पे जब मार्केट ग्रो कर रहा है तो ये आउटसोर्सिंग और बढ़ने वाली है। फ्रॉस्ट एंड सिल्वियन के हिसाब से ये रिक्वायरमेंट 40% हो जाएगी, 35 की रिक्वायरमेंट 40 हो जाएगी, यानी कि ओईएम जो है वो आउटग्रो करेगा मार्केट ग्रोथ को भी। जी
चलिए तो सर अगर मार्केट जी ग्रो करेगा तो वो जो है और आउटग्रो करेगा उसको। जी 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 सर हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और अब जब ये आपकी विपुल लिस्टिंग जी, होगी खाली एक उम्मीद दो करते पॉइंट हैं। पर और 1 मिनट का समय आपको देते हैं, तो एक दो पॉइंट और बताना चाहूंगा जी कि जी एक तो जो पीएलआई स्कीम आई है और जो एसी इंडस्ट्री को सनराइज सेक्टर डिक्लेयर किया गया है, तो पीएलआई सेक्टर से, पीएलआई स्कीम से कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस है, और इंसेंटिवाइजेशन जो गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है कंपोनेंट्स पे हो रहा है। 300 करोड़ का हमने इन्वेस्टमेंट कमिट किया, 230 करोड़ रुपए हमको वापस 5 साल में मिलेंगे, और इससे हम लोग कंपोनेंट की स्केल को बड़ा करेंगे। कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग जैसे जैसे बढ़ेगी, हमारा एसी और सस्ता होगा, और जो एक्सपोर्ट का मार्केट जो अभी तक हम लोग इंडिया एज ए इंडस्ट्री हम ज्यादा टैप नहीं कर पाए, वो आगे जाके बहुत जबरदस्त जो 100 मिलियन का मार्केट है वो हो जाएगा। दूसरी बिंदु मैं आपको बोलना चाहूंगा कि कॉस्ट रिडक्शन, हम ओडीएम है, पर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कॉस्ट इफेक्टिव बने। अगर हमको बिजनेस ज्यादा से ज्यादा ग्रो करना है तो हमको कॉस्ट इफेक्टिव बनना पड़ेगा। तो कॉस्ट इफेक्टिव होने के लिए हमारे पास में जबरदस्त आर&डी सेटअप है। हम आर&डी कर रहे हैं, वैल्यू इंजीनियरिंग कर रहे हैं, 57 से ऊपर हमारे पास आज आर&डी इंजीनियर्स है। कंटिन्यूअसली हम कॉस्ट रिडक्शन कैसे हो सकता है, वैल्यू एड कैसे कर सकते हैं, वही से हम वैल्यूज कैसे दे सकते हैं, और स्केल बड़ा करके हम अपने बॉम कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट को कैसे, मटेरियल कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हमारा है, जो 91 डेज था FY23 के अंदर, अब जो 61 डेज ऑलरेडी हो चुका है, और हम कंटिन्यूअसली सारे लीवर्स इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को और इम्प्रूव कर सकें, हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो, ताकि हमारा डेट जो है, जो अभी आज वर्किंग कैपिटल में दिख रहा है, वो जैसे जैसे समय आएगा वैसे वैसे रिक्वायरमेंट कम होते जाए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और आप इससे आरओई भी काफी इम्प्रूव होगा। जी जी चलिए थैंक चलिए, यू, बहुत अच्छी थैंक बात। यू रवि जी। धन्यवाद धन्यवाद सर, समय की थोड़ी कमी है। चलिए अब सीधे चलते हैं रवि जी के पास, और रवि जी से जानने की कोशिश करते हैं कि अभी इस आईपीओ में क्या रणनीति होनी चाहिए। रवि जी, आप बताइए कि कैसे देख रहे हैं आप? आपने मैनेजमेंट को भी सुना, आप खुद भी आपने इसके फंडामेंटल्स जांचे परखे होंगे, कैसी दिख रही है कंपनी? देखिए, ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के वैल्यूएशंस यहाँ पर ठीक है, कंपनी की जो ग्रोथ स्ट्रक्चर है वही बहुत अच्छा है, और आगे का जैसे आपने देखा कि मैंने पूछा और उन्होंने बहुत पॉजिटिवली इसका जवाब दिया, और अमूमन मेरा भी ऐसा मानना है कि इंडस्ट्री इतनी ग्रोथ रहेगी तो ये एक ऐसा स्टॉक होगा जो कि मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म पे आपको जो है वो ज़्यादा बेनिफिट देगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये यूनिक टाइप का जो है वो इनका सेटअप है। जैसे कि हम एक एग्जांपल देना चाहूँगा यहाँ पर, थोड़ा सा समय लूँगा। जैसे कि ऑटो ऑक्सिलरीज के बहुत से प्रोडक्ट को हम नहीं जानते और कंपनियाँ आउटसोर्स करके उनको बनाती हैं, उसी टाइप से एसी के कंपोनेंट्स में ये कंपनी यहाँ पर अपनी दावेदारी पेश कर रही है। और आपने देखा है कि मैनेजमेंट बहुत पॉजिटिव है, मुझे भी ऐसा लगता है कि काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पर सेंटिमेंट होगा, और लॉन्ग टर्म के ग्रोथ के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है कि 20 से 25% की ग्रोथ स्टॉक्स में भी आपको देखने को मिलेगी। तो लिस्टिंग गेन के लिए एक अच्छा कंपनी है, यहाँ पर फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग है। थोड़ा सा बोरोइंग को लेकर के थोड़ा सा जो है वो यहाँ पर एक हायर साइड नंबर है, लेकिन मुझे लगता है कि कंपनी चूंकि ग्रोथ के स्ट्रक्चर के लिए देख रही है तो काफ़ी बेनिफिशियरी है। जी, तो क्या अभी जो लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं उन्हें अप्लाई करना चाहिए, लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अप्लाई करना चाहिए? क्योंकि लोग काफ़ी कल से ही सवाल पूछ रहे हैं, सर आईपीओ कैसा है, पैसे लगाएं कि नहीं लगाएं? देखिए, ईपैक का आईपीओ मुझे तो दोनों लिहाज से जो है वो बेटर लग रहा है। अगर आप सपोज करिए कि आप इस आईपीओ पे इन्वेस्ट करते हैं और उसको छोड़ना भी चाहते हैं तो भी आपके लिए प्रेफरेबल है, और अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए लेना चाहते हैं तो दोनों के लिए यहाँ पर प्रेफरेबल है। तो बेटर है कि आप इस इन्वेस्टमेंट की रणनीति यहाँ पर बनाएं। लिस्टिंग गेन मिलता है तो अपना कैपिटल बाहर निकालें, बाकी स्टॉक्स को आप कंटिन्यू रखें, और लॉन्ग टर्म पे अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखी जा सकती है। ठीक, तो यहाँ पर जो है दोनों तरीके से का नज़रिया यहाँ पर है। आप लिस्टिंग गेन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और जब आप अपनी कैपिटल निकाल करके लंबी अवधि के लिए भी बने रह सकते हैं। बाकी ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं उसके अगर ग्राफिक्स हो तो एक बार दिखा दीजिए, ताकि हम जरा एक सरसरी निगाह डाल लें कि ब्रोकर्स की राय क्या कुछ निकल करके आ रही है। तो अरिहंत कैपिटल का मानना ये है कि लंबी अवधि के लिए जो है वो निवेश करने की सलाह है। स्टॉक बॉक्स का मानना ये है कि लंबी अवधि के लिए आप निवेश करें। स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट कह रहे हैं कि निवेश करें लेकिन कॉशन के साथ, यानी कि अपने रिस्क पर आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इनक्रेड इक्विटीज़ का मानना है अवॉइड। तो ये अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस की राय है। रवि जी का मानना है कि लंबी अवधि के लिए भी, शॉर्ट टर्म के लिए भी, लिस्टिंग गेन के लिए भी आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। शौर्य, बाकी आईपीओ की स्थिति बताइए। जी, बाकी अगर देखें तो एक आईपीओ कल से खुलेगा, मतलब मंडे से खुलेगा मेन बोर्ड पे, वो है नोवा एग्रीटेक। आईपीओ का छोटा साइज है 143 करोड़, जिसमें से 112 करोड़ फ्रेश इशू है, और कंपनी एग्रीटेक इंडस्ट्री में काम करती है ताकि एग्रीकल्चर और ज़्यादा इफेक्टिवली हो सके। चलिए, हालांकि इसकी शुरुआत सोमवार से होगी, लेकिन चूंकि हमारे इस वाह के आईपीओ सेगमेंट में काफ़ी बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ते हैं, तो उनको अभी से तैयारी हम करा देते हैं कि आखिर में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए।
रवि जी, आपकी टिप्पणी क्या होगी इस कंपनी को लेकर के? सोमवार से ये आईपीओ खुल रहा है, करीब ओएफएस के जरिए जो है करीब 31.81 करोड़ रुपए जो है कंपनी की जुटाने की योजना है, आपकी राय क्या होगी? देखिए, प्राइमा फेसी में अगर सिर्फ कंपनी को यहाँ पर वॉच किया जाए तो बिजनेस और ग्रोथ स्ट्रक्चर के हिसाब से देखते हैं तो काफ़ी अग्रेसिव है और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। लेकिन ये मंडे को खुल रहा है, मंडे को सब्सक्रिप्शन किस हिसाब से होंगे, मार्केट की क्या हालात होंगे, उनको यहाँ पर एक बार नज़र में रखें और जल्दबाजी नहीं करिए। सही समय पे हम लोग जो है वो चौका मारेंगे, तो वेट करते हैं थोड़ा सा। लेकिन हाँ, तैयारी ज़रूर रखिए। क्यों? क्योंकि इसमें भी आपको लिस्टिंग गेन मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत बड़ी है। बाकी मंडे को डिटेल हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिलहाल तैयारी के लिए फंड की इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि आपको तैयारी करनी है इसमें निवेश की। जी, तो ये तो रहे मेन बोर्ड के आईपीओज, लेकिन जरा सरसरी निगाह फटाफट डाल लेते हैं एसएमई आईपीओज पे। शौर्य जी, एसएमई में 3 आईपीओ खुले हुए हैं, तीनों का सब्सक्रिप्शन और जीएमपी बता देते हैं। पहला है क्वालिटेक लैब्स, उसको लगभग 6 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो गया है, लेकिन जीएमपी अभी बिल्कुल नहीं मिल रहा है। फिर दूसरी कंपनी है यूफोरिया इन्फोटेक, इसका आज पहला दिन है और पहले ही दिन ये 7 गुना ज़्यादा सब्सक्राइब हो गया है और 100 रुपये के अपर बैंड पर इसे 60 रुपीज़ का जीएमपी मिल रहा है। फिर तीसरी कंपनी है लॉसिको, इसका भी आज पहला दिन है और पहले दिन 12:30 बजे तक के 5.5 गुना सब्सक्राइब हो गया था और 140 रुपीज़ पर शेयर पर इसे लगभग 120 रुपये का जीएमपी मिल रहा है। चलिए, तो ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर यूफोरिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूफोरिया क्रिएट हो रहा है और ये 60 रुपये का इस समय ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पर देखने को मिल रहा है और लॉसिको में भी हम देख रहे हैं करीब 119 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्वालिटेक लैब्स थोड़ा सुस्त है इस समय। चलिए सर, आपसे की राय जानना चाहेंगे रवि जी कि इन 3 एसएमई आईपीओज में से अगर आपकी नज़र किसी पर गई हो, जो आपको लगता हो कि नहीं यहाँ पर जो है निवेश किया जा सकता है, तो वो कौन से होंगे? देखिए, यूफोरिया के फीवर में तो चढ़ना पड़ेगा और लॉस इको की आप मिस नहीं कर सकते। अगर आप मिस कर सकते हैं तो आप थर्ड वाला यहाँ पर मिस कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि आपको, हमेशा मैं बताता हूँ कि आप हायर बैंड के लिए अप्लाई करिएगा। दोनों का दमखम बहुत अच्छा है, एंजल इन्वेस्टर ने ऑलरेडी इस पे अपनी बिड कर दी है, तो मिलने के चांसेस थोड़े कम हैं। लेकिन फिर भी आपको अप्लाई करना है, क्योंकि लक आपका बहुत स्ट्रांग है और अगर आपको मिलता है तो आपको लिस्टिंग गेन तो मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आप रखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको 30 से 40% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। यानी उतने ऊपर प्राइसेस आपको लिस्ट होने के बाद भागते हुए नजर आएंगे। तो मुझे लगता है लॉसिको, यूफोरिया दोनों की ट्रेन में आपको चढ़ना चाहिए। लॉसिको, यूफोरिया, इन दोनों में जो है आप निवेश कर सकते हैं। यहाँ पर अच्छा मोमेंटम भी है, ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी शानदार दिनों में देखने को मिल रहा है, तो अच्छे लिस्टिंग गेन की उम्मीद यहाँ पर की जा सकती है। सर, एक हमारे दर्शक हैं लियो अगस्टस, वो कह रहे हैं कि मेडी असिस्ट की लिस्टिंग की स्ट्रेटजी भी बता दीजिए कि क्या लिस्टिंग पर मेडी असिस्ट में लिस्टिंग के दिन निकल जाएं या फिर थोड़ा लंबी अवधि के लिए रुके रहें, ताकि हमारा जो आज की चर्चा है वो पूरी जो है कंप्लीट हो जाए। देखिए, लास्ट जब डिस्कशन हुआ था तो मेडी असिस्ट में मैंने आपको सजेस्ट किया था कि थोड़ा सा जो कंसर्न पॉइंट है वो सिर्फ नंबर्स का है, यानी कि फंडामेंटल नंबर्स उतने स्ट्रांग नहीं है जितने प्राइस पे आ रहा है। तो पहली स्ट्रैटेजी तो यही होगी कि जैसे ही आपका लिस्ट होता है, बहुत ज़्यादा टाइम मत दीजिए, आप वहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए जो लोगों को लिस्टिंग में मिलता है। दूसरा, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं, मुझे लगता है आप 15 दिन 1 महीने अगर आप रुकते हैं तो आपको आपकी जो लिस्टिंग प्राइस है उससे कम से कम 5 से 7% तक डिप आने के चांसेस है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत पुअर हालात होंगे, लेकिन डिप का मतलब है अच्छी अपॉर्चुनिटी फिर से मिलेगी। तो लिस्टिंग गेन मिलने पे एग्जिट होना है। अब हो जाता है तीसरी कंडीशन ले लेते हैं कि अगर लॉस पे आता है तो क्या करें। अगर 3% या 4% से ज़्यादा नेगेटिव रहता है तो फिर इंतज़ार नहीं करना है, एग्जिट ही कर लीजिएगा, किसी और आईपीओ में रिकवर करेंगे, क्योंकि उसके बाद तो फिर वो 10% और गिरने वाला है। तो यहाँ पर अगर निगेटिव लिस्ट होता है तो आपको ये देखना है कि अगर प्राइसेस 15 मिनट तक सस्टेन्ड होती हैं तो होल्ड रखना है, नहीं तो एग्जिट कर लीजिएगा। ऊपर लिस्ट होता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा और डिप का इंतजार करें। चलिए, तो यहाँ पर पॉजिटिव में आपको अगर अच्छा लिस्टिंग गेन मिलता है तो भी आपको मुनाफा बुक करना है, अगर नेगेटिव जो है नुकसान में हो रहा है तो भी आपको अपना नुकसान बुक कर लीजिए, क्योंकि और ज़्यादा आपको नुकसान हो सकता है। बाजार की परिस्थितियों पे कई बार लिस्टिंग की दिशा जो है वो कई बार तय होती है, तो ये रणनीति आपकी वहाँ पर होनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको सभी आईपीओ के बारे में पूरी जानकारी मिल गई हो। रवि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप स्टूडियो तक आए और जो है कार्यक्रम में और 4 चांद लगा दिए हैं आपने, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जिन दर्शकों के सवाल हम नहीं कार्यक्रम में ले पाए, प्रयास हमारा रहेगा कि सोमवार को उन प्रश्नों को शामिल किया जाए। हर रोज़ आप जुड़ जाइए हमारे साथ दोपहर 1 बजे से लगातार। तो वाह क्या आईपीओ है में फिलहाल इतना ही। वाह क्या आईपीओ है।